भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा माना जाता है। उन्होंने लगभग 3 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। बाबर, अकबर, शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर तक दिल्ली की गद्दी से उन्होंने अपने साम्राज्य का संचालन किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुगलों ने भारत की ओर रुख क्यों किया? उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया और भारतीय राजाओं, विशेषकर राजपूतों और मराठों के रहते हुए इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? आइए इस ऐतिहासिक गाथा को विस्तार से समझते हैं। अगर बाबर भारत न आता तो शायद ही यहां मुगल साम्राज्य स्थापित होता। शायद ही लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें देखने को मिलती। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर को चंगेज खान और तैमूर का वंशज माना जाता है। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उसने फरगना की गद्दी संभाली, लेकिन यह बात उसके कुछ रिश्तेदारों को नागवार गुजरी। उन्होंने षड्यंत्र रचकर उसे बेदखल कर दिया। कई संघर्षों के बाद 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अपनी सत्ता मजबूत की। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। वह एक विशाल साम्राज्य चाहता था और इसके लिए उसे अपार धन की आवश्यकता थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यही कारण था कि बाबर की नजर हिंदुस्तान पर थी। 1525 में बाबर ने भारत पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। उस समय भारत में दिल्ली पर लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। राजस्थान में राजपूताना और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी पकड़ बनाए हुए थे। इब्राहिम लोदी को उसके ही चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने हटाने की योजना बनाई और बाबर को भारत आने का न्योता दिया। बाबर इस मौके के लिए पहले से तैयार था। 15 दिसंबर 1525 को उसने सिंधु नदी पार की। उसके पास केवल 12,000 सैनिकों की सेना थी, लेकिन यह सेना प्रशिक्षित और संगठित थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाबर के पास तोपखाना और गन पाउडर था, जो भारत में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। भारत की धरती पर तोपखाने का पहला इस्तेमाल पानीपत के युद्ध 1526 में हुआ। बाबर न केवल एक बहादुर योद्धा था, बल्कि कुशल रणनीतिकार भी था। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक थे। लेकिन बाबर की सेना एक संगठित सैन्य दल की तरह थी, जबकि लोदी की सेना को इतिहासकारों ने एक मेले जैसी भीड़ करार दिया। पानीपत, जो आज हरियाणा का एक जिला है, वहीं यह ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। बाबर जानता था कि लोदी की विशाल सेना से सीधे भिड़ना उसके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना के चारों ओर गहरी खाइयां खुदवाईं, जिससे दुश्मन की सेना पूरी तरह फैल न सके। युद्ध से एक रात पहले बाबर ने लोदी की सेना को भ्रमित करने के लिए एक चाल चली। उसने अपनी सेना का एक छोटा दल लोदी के शिविर में भेजा। जब लोदी की सेना ने उन पर हमला किया तो बाबर के सैनिक वापस लौट आए। इससे लोदी को लगा कि बाबर की सेना कमजोर है, लेकिन असल में यह एक रणनीतिक चाल थी। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी सेना खाइयों के पास पहुंची, बाबर के तोपखाने ने आग बरसानी शुरू कर दी। लोदी ने अपने 300 हाथियों को आगे किया, लेकिन तोपों की गूंज से हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। कुछ ही घंटों में बाबर की सेना पूरी तरह हावी हो गई। शाम होते होते युद्ध समाप्त हो गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। उसका सिर काटकर बाबर के सामने पेश किया गया। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपार धन संपदा हासिल की। कहा जाता है कि उसने अपनी विजय से प्राप्त धन को अपने सैनिकों और आम जनता में बांट दिया। बाबर का यह युद्ध न केवल भारत में मुगलों के शासन की शुरुआत थी, बल्कि एक नए युग की भी शुरुआत थी, जहां संगठित सेना, आधुनिक हथियार और युद्ध नीति ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। राजपूत योद्धाओं ने उसका कड़ा विरोध किया।
पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को 3 और भयंकर युद्ध लड़ने पड़े, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इन जंगों ने बाबर को एक अजेय योद्धा बना दिया। उसकी वीरता के चलते उसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी सौंपी गई, लेकिन यह ताज कांटों भरा था। हुमायूं के अपने ही भाई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उसने कई युद्ध लड़े, लेकिन 1539 में चौसा और 1540 में बिलग्राम की लड़ाइयों में वह पराजित हुआ। शेर शाह सूरी ने उसे भारत से खदेड़ दिया और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भेष बदलकर सिंध में शरण लेनी पड़ी। इसी दौरान उसने हमीदा बानो से विवाह किया, जिससे आगे चलकर भारत का सबसे महान शासक अकबर जन्मा। करीब 15 साल तक निर्वासन में रहने के बाद 1555 में हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मगर किस्मत ने फिर करवट ली। राजमहल की लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य डगमगाने लगा और राजा हेमू ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 12 साल के अकबर के लिए यह कठिन समय था, लेकिन उसके सेनापति बैरम खान ने उसे युद्ध की कला सिखाई। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने हेमू को परास्त कर दिया। महज 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठा। मगर वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सम्राट था जो दिलों पर भी राज करना चाहता था। 1568 में उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। यह किला अभेद्य माना जाता था, मगर अकबर ने अपनी रणनीति से इसे भी जीत लिया। उसने राजस्थान पर कब्जा करने के लिए अपने हाथियों को लोहे के कवच पहनाए और युद्ध में अद्भुत रणनीतियों का इस्तेमाल किया। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का किला उसकी मुट्ठी में था। इसके बाद उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बसाने का फैसला किया। यह शहर उसकी वास्तुकला की समझ का अनूठा उदाहरण बना, लेकिन पानी की समस्या के कारण यह वीरान हो गया। अकबर ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटाना भी शामिल था। लेकिन 1605 में अचानक उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसका बेटा सलीम गद्दी पर बैठा, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर अपने फैसलों के लिए सख्त था। उसने गुनहगारों को क्रूर सजा देने का सिलसिला शुरू किया। हालांकि उसकी निजी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। उसकी 20 पत्नियों में से नूरजहां उसकी सबसे प्रिय थी। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और व्यापार की अनुमति मांगी। जहांगीर के बाद शाहजहां ने राज संभाला और उसके द्वार में भारत समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। उसने ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतें बनवाईं। उसने एक भव्य मयूर सिंहासन भी बनवाया, जिसे बाद में नादिर शाह युद्ध में जीतकर ईरान ले गया। लेकिन समय करवट बदलने लगा। शाहजहां जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गद्दी सौंपने का फैसला किया, मगर उसके छोटे बेटे औरंगजेब ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1658 में उसने अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ा और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। वह इतना क्रूर था कि दारा शिकोह का सिर काटकर अपने पिता के पास भेज दिया। औरंगजेब का शासनकाल मुगलों के इतिहास में सबसे विवादास्पद रहा। उसने जजिया कर फिर से लगाया और कई हिंदू राजाओं के खिलाफ युद्ध छेड़े। इस अत्याचार के कारण मराठा, राजपूत और सिख विद्रोही बन गए और मुगल साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब लंबे समय तक लड़ता रहा, मगर 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय जैसे कई कमजोर शासक आए, लेकिन वे साम्राज्य को संभाल नहीं सके। उधर अंग्रेज धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। मुगलों का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और म्यांमार भेज दिया। वहीं गुमनामी में उसकी मौत हो गई। इस तरह एक समय भारत पर राज करने वाला मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ऑफिशियल हिस्ट्री आवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।